मेरा प्यार और दोस्त के आत्मा के साथ गुजारे 2 दिन। बेरोजगारी के टाइम पर मैं बहुत सारे जॉब इंटरव्यू देता रहता था। मेरे साथ के लड़कों में अधिकतर की जॉब लग गई थी। इसलिए अब पहचान वाले लोग और रिश्तेदार हमेशा मेरी जॉब का पूछते रहते थे। मैं भी पेपर में जॉब देखता रहता था और अप्लाई करता रहता था। मुझे विश्वास था कि मेरी जॉब भले ही देर से लगेगी पर अच्छी लगेगी। एक बार एक ऑटो पार्ट्स की कंपनी में इंटरव्यू देने छोटे से शहर में जाना हुआ। लकीली वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था जो एक छोटे से रूम किराए पर लेकर रहता था। मैंने उसे उसके मोबाइल पर कॉल किया तो वो भी शिकायत ही करने लगा। दिनेश भाई, 4 साल बाद तो कॉल किए हो, वो भी अपने मतलब से, और ऊपर से अपना नंबर हमेशा बंद ही रखते हो। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बात को संभाला। हम तो यही सोच रहे थे कि हमसे किनारा कर रहे हो। वैसे बताओ, क्या मदद की जाए तुम्हारी? यार, एक जॉब इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ तेरे शहर में, 13 तारीख को। वहाँ मिलो। अच्छा, अभी तक तेरे जॉब इंटरव्यू ही चल रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि अब तक तू कलेक्टर बन गया होगा। छोटी मोटी नौकरियां तो हम जैसे लोग करते हैं। ताना मत मारो यार, वैसे ही बहुत परेशान हूँ। देख, 13 को आ रहा हूँ, बस स्टॉप पर आ जाना। मुझे वहाँ का कोई एड्रेस नहीं पता, और कंपनी तक छोड़ देना। हाँ, कर देंगे इतना, पर 2-3 दिन का समय लेकर आना। थोड़ा ज़्यादा सेवा का मौका भी दो। अरे नहीं भाई, इंटरव्यू देकर निकल जाऊंगा तुरंत। कंपनी से ही वापस बस स्टॉप छोड़ देना। बोल तो ऐसे रहा है जैसे मिनट मिनट पर बस मिलती हो यहाँ। वापिस के लिए बेटा एक ही बस है, वो भी रात के 9 बजे। तो चिंता मत कर, रुक 2-3 दिन, तुझे नॉनवेज खिलाऊंगा। भाई, टाइम नहीं है, अगले दिन दूसरा इंटरव्यू भी है, इसलिए उसी दिन निकलना पड़ेगा। तू बस इतनी हेल्प कर मेरी, फिर जब जॉब लग जाएगी तो रोज पार्टी करेंगे। मैंने झूठ कहा था, अगले दिन कोई दूसरा इंटरव्यू नहीं था। चल अच्छा, आजा, तेरा काम कर दूंगा। और प्रोग्राम फिक्स हो गया। इंटरव्यू सुबह 10 बजे से था। उस छोटे से शहर में पहुंचने में दिक्कत बहुत हुई। 3 बार बसें बदलनी पड़ी। दोस्त के पास स्कूटी थी, उसी से उसने मुझे उस स्थान से पिक किया जहां से सिर्फ मैं उतरा था। हाल चाल पूछते पूछते उसके कमरे पहुंचते। देख लो बेटा, ये है अपनी हवेली। पसंद आए तो अच्छा, ना आए तो और अच्छा। कमरा क्या, कमरे का एक कोना था। एक ही कमरे में सोना खाना सब था। एक छोटा सा बाथरूम भी था। मैं बाथरूम में हाथ मुंह धोने जाने लगा। दिनेश भाई, एक बाल्टी में ही जो करना है कर लेना, यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्यों क्या? यहाँ बोरिंग वोरिंग कुछ नहीं है, नगर पालिका का पानी आता है, वो भी कभी कभी। पानी की दिक्कत थी, सो थोड़े से पानी में ही हाथ मुंह धोकर मैं इंटरव्यू के लिए चला। दोस्त ने अपनी स्कूटी निकाली। देख बेटा, ये है अपना रथ, और इस शहर में यही है अपना हाथ पैर। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट न के बराबर है। अच्छा, तो जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है वो सिर्फ पैदल ही चलते हैं? नहीं नहीं, टेम्पू चलते हैं, पर वो भी थोड़े से ही। दोस्त ने अपनी स्कूटी दौड़ाई और इंटरव्यू स्थल तक छोड़ दिया। टाइम देख, समय ओवर तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, अभी 10 मिनट बाकी है। जल्दी निकल, बेस्ट ऑफ लक। और सुन, जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ओके भाई, कर दूंगा, थैंक्स। इंटरव्यू समय से 2 घंटे लेट से शुरू हुआ। मेरा नंबर आते आते 4 बज गए। इंटरव्यू खत्म हुआ शाम 5 बजे। मेरे साथ कोई 20-25 लोगों का और इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद हाँ, ऐसा लगा कि सिलेक्ट हो जाऊंगा, पर इस छोटे से शहर में रहना थोड़ा मुश्किल ही था। सो मन ही मन मैंने सोच भी लिया था कि ज्वाइन नहीं करूंगा। बाहर आकर मैंने दोस्त को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला, पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। अब थोड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि दोस्त को कॉल नहीं लगेगा तो वापस कैसे जाऊंगा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब कॉल नहीं लगा पाया तो मैं पैदल ही रास्ता पूछते पूछते चल पड़ा। मुझे कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कई बार इस बीच में भी मोबाइल ट्राई किया, पर वही नो नेटवर्क की समस्या। दोस्त के रूम के काफी पास पहुंच चुका था तब कॉल लगा। वो जल्दी से स्कूटी लेकर पहुंचा। पैदल चलकर मेरी हालत खराब हो गई थी। दोस्त ने कहा कि
फोन क्यों नहीं कर दिया? तो मैंने स्थिति समझाई। वो भी बेचारा क्या करता, उसने रोटी और सब्जी बनाई थी। दिनेश भाई, तुम्हारे साथ नॉनवेज खाने की इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, पर रोटी सब्जी खाओ मस्त तरीके से। नमक कम लगे तो और ले लेना। नहीं भाई, मैं नमक कम ही खाता हूँ। मैं बस दो रोटी ही खा पाता हूँ। दोस्त ने दो रोटी और थोड़ी सी सब्जी रास्ते के लिए पैक भी कर दी। उसने बताया रात को 9 बजे बस आती है और वो एक ही बस है। अगर छूट गए तो फिर अगली रात 9 बजे ही मिलेगी। मैंने घड़ी देखी, लगभग 7:30 बज चुके थे। फिर तो जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। कितना समय लगता है बस स्टॉप पहुंचने के लिए? ज्यादा नहीं, 20 मिनट। रिलैक्स रह भाई, मैं छोड़ दूंगा तुझे। कहते हुए उसने सिगरेट सुलगा ली। पर मेरे मन में कुछ उथल पुथल थी। सो मैंने पूछा, यार एक बात बता। ये तो बहुत ही छोटा सा शहर है, बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, और तू ठहरा अमीर आदमी की संतान कैसे रह लेता है तू यहाँ? दोस्त मुस्कुराया। भाई दिनेश सुन, हर इंसान की जिंदगी भगवान ने लिख दी है। वो जो करेगा वही होगा। मैं और तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। यही जिंदगी है दोस्त। उसने जोर से सांस छोड़ी। सही कहते हो भाई। वैसे यहाँ आया है और बस स्टॉप पर भी जाएगा, तो तुझे कुछ बता देता हूँ। क्या बताना है? देख, यहाँ का जो बस स्टॉप है, वहाँ बस बहुत कम आती है, भीड़ ना के बराबर। अभी तू वहाँ जाएगा तो हो सकता है कि तू वहाँ अकेला हो। बस डरना मत वहाँ। क्या बात कर रहा है? मैं क्यों डरूंगा? मैंने हाथ झटकते हुए कहा। अरे वैसा कुछ नहीं है, बस सुना है वो जगह हॉन्टेड है। क्या? मेरे कान खड़े हो गए। हाँ, दोस्त सिगरेट पीते पीते बोलने लगा। मैंने सुना है कि वहां रात को अक्सर भूत दिखाई देता है। कैसा भूत? मुझे उस बस स्टॉप पर जाना ही था तो सोचा जान ही लेता हूँ। कुछ साल पहले वहां एक फैमिली की हत्या हो गई थी। किसी चोर या डाकू ने की थी। तब से कई लोग ऐसा बता चुके हैं कि उन्होंने उस फैमिली का भूत देखा है वहां। दोस्त की सिगरेट खत्म हो गई थी। उसने फिर कहा, लेकिन तू डर मत, तुझे मैं बस में बैठा कर ही वापस आऊंगा। अरे नहीं भाई, तू मुझे वहां छोड़ देना बस। बस में मैं खुद चढ़ जाऊंगा। वैसे भी मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। दोस्त मुझे घूरने लगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। 8:30 बजे हम दोनों स्कूटी पर बैठे। धीरे धीरे 20-30 की स्पीड में हम बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगे। यार सच बता, तू जो स्टोरी बता रहा था वो सच है? मैंने पूछा। पता नहीं, पर लोग कहते हैं यहाँ। मुझे तो नहीं दिखा, पर इतने लोग कहते हैं तो हो भी सकता है। दोस्त मुस्कुराने लगा। अच्छा, बस लेट तो नहीं होती? बेटा, बस लेट भी होती है, और कभी कभी जब उसके पास सवारी नहीं होती तो कैंसिल भी होती है। 9:30 तक बस ना आए तो तुरंत मोबाइल पर कॉल कर देना, वरना रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। कहकर दोस्त जोर से हंसने लगा। जिस रास्ते से हम जा रहे थे उसके दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ थे। जोर जोर से हिलते पेड़, अजीब से आवाज करते पेड़। रास्ता लगभग अंधेरे में डूबा था। बस कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट थी, वो भी धीमी धीमी ही जल रही थी। रास्ता लगभग सुनसान ही था। बस कहीं कहीं पर कोई पैदल चलता दिखाई दे रहा था या कोई गाड़ी दिख जाती थी। सहसा दोस्त ने स्कूटी को ब्रेक मारी। आ गया क्या? हाँ भाई, आ गया तेरा बस स्टॉप, उतर जा। मैं स्कूटी से उतर गया। एक छोटा सा चबूतरा था, उस पर एक मात्र बेंच, वो भी टूटी हुई। लाइट के नाम पर पुराने जमाने का एक बल्ब, जिसकी रोशनी बहुत धीमी थी। अगल बगल अंधेरा। यार यहाँ तो कोई नहीं है, और अंधेरा भी बहुत है, मैंने कहा। हाँ, यहाँ ऐसा ही है। कहते हुए दोस्त ने सिगरेट जला ली। तुझे डर लग रहा हो तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं रुकने के लिए नहीं कह रहा, बस बता रहा हूँ कि अजीब सा बस स्टॉप है। लेकिन लेकिन क्या? दोस्त धुआं छोड़ते हुए बोला। लेकिन क्या? सच है वो भूत वाली बात। मुझे थोड़ी थोड़ी शंका हो रही थी ये जगह देखकर। हाँ दादा, मैंने जो सुना तुझे बता दिया। तुझे विश्वास करना है तो कर, वरना मत कर। डर लग रहा है तो बता, मैं रुक जाता हूँ। वह धुआं उड़ाता रहा। नहीं, रहने दे, तू जा।
चिंता मत कर, मैंने कहा। पक्का? हाँ भाई। फिर हम दोनों गले मिले और दोस्त अपनी स्कूटी लेकर चला गया। मैंने घड़ी देखी, 9 बजने ही वाले थे। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। दोस्त के जाने के बाद वहां बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। पत्तों के सरसराने की आवाजें, कीट पतंगों की आवाजें आने लगी। मैंने बैग जमीन पर अपने पैरों के पास रख दिया। बेंच अभी मुझसे 10 कदम दूर थी। सोचा बेंच पर बैठ जाता हूँ। जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया, मुझे लगा कोई और भी आ गया है वहां। बड़ी राहत महसूस हुई। इस डरावनी जगह पर अकेला रहना वाकई मुश्किल था। मैं सोच रहा था कि सच में यहाँ भूत हुआ तो ऐसा तो नहीं कि कुछ भयानक हो जाएगा। बस आएगी या नहीं? यदि बस नहीं आई तो वापस कैसे जाऊंगा? अजीब आशंकाओं से मन भरा हुआ था। ऐसे ही किसी छोटे से बस स्टॉप पर पहली बार मिलन से मुलाकात हुई थी। सीधी सादी लड़की, उसे भी वहीं जाना था जहां मुझे जाना था। बस स्टॉप पर हम अगल बगल ही बैठे थे। इत्तेफाक ये कि बस में भी अगल बगल ही बैठे। मुझे टेढ़ा मेढ़ा बैठने की आदत है। कई बार आदत सुधारने की भी कोशिश की, पर बुरी आदतें शरीर की त्वचा होती है। आखिर इसी आदत की वजह से पहली बार मिलन से बात हुई। उस दिन भी उसके बगल वाली सीट पर मैं टेढ़ा मेढ़ा ही बैठा था। जब उसका स्टॉप आया तो उसने कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा स्टॉप आ गया है, उठ जाइए। मैं चौंक गया, बोला, जी जी, लेकिन स्टॉप तो आपका आया है, मैं क्यों उठूं? सुनकर वो झुंझला गई। बोली, अरे आप मेरे दुपट्टे पर बैठे हैं। सहसा किसी के कदमों की आहट आई। मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं दिखा। तेज हवा चली और पेड़ हिलने लगे। पेड़ों के हिलने की गरज आज अत्यंत डरावनी थी। थोड़ी धूल भी उड़ी थी जो मेरे आंख में चली गई। मैंने आंखें बंद कर ली। हवा रुकी तो मैंने आंखें खोली, लेकिन आंख खोलते ही मैं उछल पड़ा। मेरी छाती गर्म हो गई। डर का धक्का पूरे प्रेशर से लगा था। काले कोहरे में हल्की हल्की रोशनी। कोई बैठा था उस टूटी बेंच पर, शायद कोई बूढ़ा व्यक्ति। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक परिंदा भी नहीं, सिर्फ काला अंधेरा, रूह को अंदर तक डरा देने वाला अंधेरा। शायद जब मैंने आंखें बंद कर रखी थी तभी यह बूढ़ा आदमी आया होगा। उसने पगड़ी बांध रखी थी और पगड़ी का एक छोर चेहरे पर लटक रहा था। मैंने बैग उठा लिया। सोचा बेंच पर उस व्यक्ति के साथ ही बैठ जाता हूँ। एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि पैरों में किसी चीज से ठोकर लगी। मैं घुटने के बल गिर पड़ा। असहनीय पीड़ा। कई बार चोट लगी थी पर यह पीड़ा अलग थी। ऐसा जैसे किसी ने लंबी सुई मेरे घुटने में घुसा दी हो। मैं अपना घुटना पकड़कर बैठ गया। आंखों में आंसू आने लगे। मैंने रुमाल निकाल लिया और घुटने पर बांध लिया। वह बूढ़ा पर अपनी जगह से नहीं उठा। मेरी मदद की उसे कोई परवाह नहीं थी जैसे शायद। अंकल जी सुनिए, प्लीज, मैं चिल्लाया, पर उसने लगता है सुना नहीं। मैं फिर चिल्लाया, पर वो मूर्ति जैसा बैठा ही रहा। मैंने उठना चाहा पर पीड़ा से उठ नहीं पाया। पेड़ों से पत्ते जोर जोर से आवाज कर रहे थे। मैंने अपना पांव उठाने में पूरी ताकत लगा दी। कुछ कदम चलने में मेरी शरीर की पूरी ताकत खत्म हो गई। लगा जैसे बेहोश हो जाऊंगा। अब वो टूटी बेंच मेरे सामने थी, पर उस पर बैठ बूढ़ा व्यक्ति मुझसे सिर्फ 2 हाथ दूर था। मैंने पुकारना चाहा, पर शरीर इतना बेदम हो चुका था कि आवाज नहीं निकली। मैंने कई बार कोशिश की पर नहीं हुआ। सहसा वो रोशनी भी जाने लगी। वो टूटी बेंच और वो बूढ़ा व्यक्ति दोनों आंखों से ओझल होने लगे। मैंने आखिरी कोशिश की उसे पुकारने की, पर आवाज नहीं निकली। हवा में एक दुर्गंध महसूस हो रही थी। बूढ़ा व्यक्ति अभी भी वहां बैठा हुआ था। मुझे उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं था, मुझे तो अपने बस से मतलब था। पर न जाने क्यों मैं उस बेंच पर उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाना चाहता था। मेरे ठीक पीछे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कुछ लोग चल रहे हों, जैसे वो आपस में कुछ कह रहे हों। दुर्गंध बढ़ती ही जा रही थी। मैंने जोर लगाकर अपना हाथ अपने नाक पर रख लिया। मैंने महसूस किया कि मेरी पलकें बंद हो रही है। अब मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं पलकों का बोझ उठा सकूं। अचानक बहुत तेज आवाज आई, लगातार थाली पीटने जैसी आवाज।
कुछ ही पलों में लगा जैसे बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हों और जोर जोर से थाली पीट रहे हों। मैंने आंख खोलने की कोशिश की पर नहीं हो सका। थाली पीटने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी देर में आवाज़ इतनी तेज हो गई कि जैसे उस आवाज़ की ऊर्जा से मेरा शरीर हरकत करने लगा। मेरी आंखें खुल गई। फिर जो मैंने देखा कि बदन का सारा खून जम गया। एक बूढ़ा, एक बुढ़िया और एक बच्चा, भयानक चेहरे, लंबे लंबे पंजे, चेहरे से चूता हुआ खून, बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने, जैसे मुझे खा जाना चाहते हो। डर से मेरे शरीर में पसीने की बूंदें छलछला उठी। मेरा शरीर जम गया। मुझे ऐसा लगा जैसे तीनों जैसे मुझे घूर रहे हो, लेकिन नहीं, वो भी मेरी तरह बस का ही इंतजार कर रहे थे। बुढ़िया के सफ़ेद बाल खुले हुए थे। उसकी सफ़ेद साड़ी में लाल रंग का बॉर्डर था। मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगा, पर अब भी मैं सामने हो रहे सीन को देख सकता था। बच्चा हाफ पैंट पहने था, पॉकेट में से कुछ निकाल कर खा रहा था। तीनों शांति से बैठ गए थे, आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ें तो आ रही थी, पर वो किस भाषा में बात कर रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह बर्फ बन गया था। कुछ देर यही चलता रहा। मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि दोस्त को कॉल करूं। मुझे तो ये भी याद नहीं रह गया था कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ। काफ़ी देर तक मैं देखता रहा। वो तीनों आपस में बातें करते रहे। अचानक कोई कपड़े का टुकड़ा मेरे चेहरे पर उड़कर आया, पर मेरा शरीर बिल्कुल नहीं हिला। उस कपड़े के टुकड़े से मेरा चेहरा ढक गया। जब दूसरी बार मिलन से मुलाकात हुई तो फिर हम बस में अगल-बगल ही बैठे थे। उसने खिड़की खोल रखी थी। हवा चली तो उसका दुपट्टा मेरे चेहरे पर आ गया, पर मैंने उसका दुपट्टा नहीं हटाया। बहुत खुशबू थी उसके दुपट्टे में। कुछ देर बाद जब उसने देखा तो शर्मा कर दुपट्टा खींच लिया। सॉरी, हवा की वजह से, उसने इधर-उधर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, हवा में बड़ी ताकत होती है। मैंने हंसते हुए एक दांत बाहर कर दी। उसने चेहरा घुमा लिया। आप डेली यही बस पकड़ती हैं? पकड़ती नहीं, इसी बस में बैठती हूँ। हाँ, मेरा मतलब वही है। वैसे क्या करते हैं आप? साइकियाट्रिस्ट हूँ। वो क्या होता है? मैंने अब आंखें भी बाहर निकाल दी थी। मतलब मानसिक चिकित्सक। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए ट्रांसलेशन किया। ओह, आपके सभी मरीज पागल होते हैं? नहीं, उन्हें मानसिक चिकित्सा की जरूरत होती है। पागल वर्ड का इस्तेमाल ठीक नहीं होता। पागल कोई नहीं होता, उसने प्रोफेसर के अंदाज में समझाया। चलिए, कभी मैं पागल हो जाऊं तो मेरा इलाज कर दीजिएगा। सहसा कई लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कई लोग जोर जोर से बहस कर रहे हों। यह बहस आपस में भयंकर लड़ाई में तब्दील हो गई। ऐसा लगा जैसे उन लोगों पर खून सवार था। कुछ लोग उस बूढ़े, उस बुढ़िया और उस बच्चे के ऊपर भयावह आवाज में चिल्ला रहे थे। मेरे मुंह पर कपड़ा था। मैं कुछ देख नहीं सकता था, पर यह जरूर समझ रहा था कि अनहोनी होने वाली है। मेरे शरीर में कंपन होने लगा। मेरे सेंस जवाब देने लगे थे। कुछ पलों में सब शांत हो गया। मैं वैसे ही पड़ा रहा। पल बीत रहे थे। अब सिर्फ हवाओं के चलने की आवाजें थी, पेड़ों के सरसराने की आवाजें थी। मेरे मसल्स ढीले पड़ गए। उसी पल गगनभेदी चीख, आकाश के साथ साथ धरती भी हिल गई। कुछ पलों बाद फिर चीख, कुछ बाद फिर, शायद एक के बाद एक 3 हत्याएं हुई थी। मेरे शरीर में करंट वापस आ गया। कपड़ा खुद हवा से उड़ गया। बिजली की तेजी से मैं उठकर खड़ा हो गया। सामने जो दृश्य था वह इस दुनिया का सबसे विभत्स दृश्य था। 3 लाशें थी। ये वही 3 लोग थे, बूढ़ा, बुढ़िया और बच्चा। क्षत-विक्षत लाशें, भलभलाता लाल खून, विक्षिप्त और अर्धमूर्छित अवस्था में मैंने उन्हें देखा। लगा जैसे बच्चे की सांसें अभी भी चल रही थी। वह मेरी ओर देख रहा था। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। उसके नाक के पास जैसे ही उंगली रखी, उसने जोर से हिचकी ली और फिर शांत हो गया। मेरा दिमाग बंद हो गया था। कलेजा फट जाए इसके पहले मैंने उस स्थान से भागना शुरू किया।
तुरंत ही मैं अंधेरे शांत सड़क पर आ गया, भागने लगा जितनी स्पीड हो सकती थी उतनी स्पीड से। अब भी रास्ते में पेड़ पूरी भयावहता से आवाज कर रहे थे। इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, पर भी मैं भाग रहा था। सहसा मैंने अपने आप को ब्रेक मारा। मेरे रुकते ही हवा बंद हो गई, पेड़ों से आती हुई आवाज भी बंद हो गई। बस मेरी सांसों की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं फिर भागने लगा। किस किस मोड़ में मैं मुड़ गया नहीं पता, बस भागता रहा, घंटों भागता रहा। मैं पता नहीं कहाँ जाना चाहता था, पता नहीं ये दौड़ खत्म भी होने वाली थी या नहीं। पता नहीं कितनी देर मैं दौड़ता रहा। शरीर से पानी की एक एक बूंद निचुड़ गई। पसीने से नहाया हुआ मैं लेकिन दौड़ता रहा। शायद जिंदगी के आखिरी पल नजदीक आ रहे थे। बदन जवाब दे रहा था, मौत क्या होती है सिर्फ मैं जानता हूँ। आंखें बंद होने में कुछ ही पल शेष थे कि एक रोशनी सामने दिखाई दी। मैंने हथेली से आंखें बंद कर ली। सहसा किसी भरी चीज से टकरा कर मैं गिर पड़ा। अगली सुबह आंख खुली तो बदन में काफी दर्द था। कई जगह चोटें आई थी। तीन चार स्थानों पर बैंडेज या पट्टी लगी हुई थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। दोस्त खिड़की के पास सिगरेट फूंकता हुआ दिखा। कुछ ही पल में उसने भी मुझे देख लिया। बड़ी खुशी से मेरे पास आया, बोला, थैंक गॉड, होश आ गया तुमको। क्या हुआ था मुझे? मैंने धीरे से अपने बदन के दर्द को छुपाते हुए पूछा। क्या बताऊं? तुमको बस स्टॉप छोड़कर आने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा देख आता हूं कि कहीं तुम्हारी बस कैंसिल तो नहीं हो गई। लेकिन तुम ऐसी हालत में मिलोगे ये सोचा नहीं था। खैर पास के क्लिनिक से डॉक्टर ने आकर मरहम पट्टी कर दी है। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? और तुम भाग क्यों रहे थे? और उसने दूसरी सिगरेट सुलगा ली। मुझे रात की घटना याद आने लगी। वो भयानक मंजर एक बार फिर आंखों के सामने घूमने लगा। जैसे जैसे रात की बातें याद आ रही थी, एक अजीब सी सुस्ती आ रही थी शरीर में। इससे पहले कि मैं कुछ कहता मेरी आंखें बंद हो गई। दोबारा आंख खुली तो रात के 1 बज रहे थे। दोस्त अभी भी जाग रहा था। दौड़कर मेरे पास आया, बोला, कैसी तबीयत है भाई? मैं थोड़ी ताकत लगाकर उठकर बैठ गया। दोस्त ने पानी पिलाया। कुछ पलों में मैं बात करने के लायक हो गया। दोस्त ने जोर देकर रात के बारे में जानना चाहता था। उसे शायद चोरी या छिनैती जैसी घटना का शक था, इसलिए वह घटना के विषय में जान लेना चाहता था, ताकि यदि पुलिस के पास चलना तो चले। मैंने रात की एक एक घटना उसे बताई। उसके चेहरे पर उतार चढ़ाव आते रहे। मेरी बात सुनते सुनते उसने कई सिगरेट फूंक डाली। भूत वाली बात पर अब शायद उसे भी यकीन आ रहा था। सहसा वो जोर जोर से हंसने लगा। बड़ी तीखी आवाज थी उसकी हंसी की। थोड़ी देर हंसने के बाद वह रुका और बोला, चल बेटा तू बच गया। और इसी बात पर भूत वाली बात वेरीफाई भी हो गई। मैं एकटक उसे देखता रहा। मतलब जो कहानियां सुनी थी वो सच ही थी। प्रॉब्लम बस ये है कि मैंने एक गलती कर दी जो तुझे अकेला वहां छोड़कर आया। अगर वहां रुका होता तो ये सब नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब फिर भी होता, मैंने कहा। जो भी हो, कल फिर चलते हैं। पर कल मैं भी रुकूंगा वहीं। अगले दिन सुबह फिर से डॉक्टर के पास गए, पर डॉक्टर ने कहा कि अभी ट्रैवल मत करो, हो सके तो 3-4 दिन रुक जाओ। मेरा रुकने का मन नहीं था, पर फिर भी डॉक्टर और दोस्त के दबाव में रुकना पड़ा। पर मन की उथल पुथल का क्या करें। सो मैंने दोस्त से कहा कि बस पकड़ने न सही, ऐसे ही देखने चलते हैं कि वहाँ जो हो रहा था वो आखिर क्यों हो रहा था। दोस्त भी एग्री था। शायद उसके मन में भी उतनी ही उथल पुथल थी जितनी मेरे मन में थी। शाम हो चली थी। दोस्त और मैं बालकनी में थे। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और दोस्त खड़ा था। सहसा एक ख्याल आया, यार तुझे मिलन याद है अभी भी? मैंने पूछा। उसने थोड़े से आश्चर्य से मेरी ओर देखा, फिर चेहरा घुमा लिया। बताना, याद है कि नहीं? उसने फिर आश्चर्य से देखा, फिर कहा, मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं। एक दो बार तुमसे ही सुना है। हम्म, पर क्या पता चल सकता है कि अब वो कहाँ है? क्या करेगा उसके बारे में जानकर?
उसे उसकी ज़िंदगी जीने दे। उसने फिर सिगरेट सुलगा ली। पर मैं मिलन के बारे में जानना चाहता था। क्यों रात की घटना के वक्त मेरे मन में बार बार मिलन का ख्याल आ रहा था। कुछ तो रहस्य था। रात का खाना खाने के बाद भी हम बहुत देर तक बातें करते रहे। दोस्त भी फिक्रमंद था मेरी सेहत के लिए। मैं ज़्यादा रुकना नहीं चाहता था, क्यों किसी पर बोझ बनूं। हम देर तक बातें करते रहे, फिर न जाने कब नींद आ गई। बड़े सुकून की नींद थी वो। सुबह उठा तो 10 बज चुके थे। मैंने घड़ी देखी तो सहसा विश्वास नहीं कर पाया। इतनी देर तक मैं आज तक नहीं सोया था। बदन में हल्का हल्का दर्द भी था। मैंने दोस्त को पुकारा, पर उसने जवाब नहीं दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से इधर-उधर उसे ढूंढना शुरू किया, पर शायद वो घर पर ही नहीं था। बालकनी में देखा तो वहाँ भी नहीं था। बस आज का अखबार पड़ा हुआ था। मेरी अखबार पढ़ने की आदत अब नहीं रही, इसलिए उसे वहीं पढ़ने रह दिया। मैंने सोचा इधर ही होगा, आ जाएगा, और बाथरूम चला गया। आज मैंने ठान लिया था कि आज कैसे भी हो लौट जाऊंगा। दोस्त पर इस हालत में बोझ बनना ठीक नहीं है। इधर 12 बजे और उधर दोस्त हंसता हुआ आया। उसने मुझे देखा तो कहा, उठ गए भाई। हाँ, कब का उठ गया। कहाँ गए थे। यहीं गए थे, तेरे लिए सरप्राइज लाने। कौन सा सरप्राइज। जो मेरे लिए लेने गए थे। बताता हूँ, ज़्यादा अधीर न बनो। उसने कुछ इशारा किया। अगले ही पल जो हुआ उसने मुझे चौंका दिया। उसके बुलाते ही मिलन ने कमरे में प्रवेश किया। मैं सहसा विश्वास ही नहीं कर पाया। कल जिससे मिलने की तीव्र इच्छा थी वह आज स्वयं चलकर आई है। कैसे हो दिनेश। मिलन ने पूछा। मैं ठीक हूँ मिलन, तुम कैसी हो। मेरी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, कहकर दोस्त चला गया। अब कमरे में सिर्फ मैं था और मिलन थी। मिलन, तुम कहाँ थी इतने दिन। मैंने कई बार तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने उसे कंफर्टेबल करते हुए पूछा। उसने हंसते हुए कहा, मैं अब कहीं नहीं आती जाती दिनेश। अब मैं हमेशा एक ही जगह पर रहती हूँ। वैसे तुम बताओ, क्या कर रहे हो आजकल। मुझे उसका गोलमोल जवाब थोड़ा अजीब सा जरूर लगा, पर वो जो भी बोल रही थी मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ आया था एक इंटरव्यू देने, पर यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली ऐसा लगता है, कहकर मैं हंसने लगा। पर मिलन नहीं हंसी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वक्त ने शायद उसे काफी बदल दिया था। उसने बताया कि कैसे उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद सर्विस की, कैसे अपना खुद का हॉस्पिटल बनाया, और भी बहुत सारी बातें बताई। सहसा मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, लेकिन मिलन, ये मेरा दोस्त तुमसे आज अचानक कहाँ मिला। प्रश्न के जवाब में मिलन ने मेरी आंखों में देखा। शायद वह कुछ कहने वाली थी कि दोस्त ने नॉक किया। डिस्टर्ब नहीं हो तो अंदर आ जाए, कहकर दोस्त हंसने लगा। वह चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लाया था। हम सब चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के साथ फिर से बातें करने लगे। बहुत सारी पुरानी यादें। अचानक न जाने क्या हुआ, मेरे सर में दर्द होने लगा। मेरी आंखों के आगे धुंध छाने लगा। यार, न जाने क्या हो रहा है। कहते कहते मैं नींद के आगोश में समा गया। भयंकर पीड़ा के साथ नींद खुली तो शाम के 7 बज चुके थे। मैं बिजली की फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। 9 बजे मुझे बस पकड़नी थी। मैंने इधर उधर देखा, दोस्त और मिलन दोनों नहीं थे। मिलन का इतनी देर रुकने का सवाल नहीं था, और दोस्त हो सकता है कहीं गया हो, या हो सकता है मिलन को छोड़ने ही गया हो। इन्हीं ख्यालों के साथ मैं अपना सामान पैक करने लगा। सहसा दरवाजे पर नॉक हुई। मुझे लगा शायद दोस्त आ गया। मैंने दरवाजा खोल दिया। सामने पुलिस थी। तुम कौन हो, कड़कती आवाज में उस पुलिस वाले ने पूछा। मैं मेरा नाम दिनेश है। पुलिस यहाँ क्या कर रही थी, क्या रहस्य था। उस पुलिस वाले ने एक फोटो जेब से निकाली। इसे पहचानते हो। मैंने उस फोटो को देखा। वह एक लाश की फोटो थी। ध्यान से देखा तो उछल पड़ा। वह मेरा दोस्त ही था जो अभी कुछ देर पहले मिलन के साथ आया था। ब, ब, ये तो मेरा दोस्त है। ये उसी का कमरा है। ये तो अभी मेरे साथ ही था। मेरे आंखों के सामने जो अंधेरा था वह इस दुनिया का सबसे काला रंग था।
चलो हमारे साथ कहकर उस पुलिस वाले ने मेरी बाँह पकड़ ली। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये हुआ कब? मैंने मुश्किल से शब्द निकाले। लाश तो 1-2 दिन पुरानी लग रही है, पर हमें आज ही मिली है, उस सुनसान रोड पर जहाँ कोई आता जाता नहीं है। सहसा मेरी आंखों के सामने वह मंजर घूम गया जब रात को मैं भाग रहा था और अचानक दोस्त मिला था। जल्दी चलो, जो सोचना है पुलिस स्टेशन में सोचते रहना, पुलिस वाले ने कड़क आवाज में कहा और मुझे खींच लिया। मैं उससे खींचता हुआ बालकनी तक आ गया। सुबह का पेपर अभी भी वहीं पड़ा था। सहसा कुछ देखकर मैं ठिठक गया। पुलिस वाले ने मुझे जोर से खींचा पर मैं आगे नहीं बढ़ा। मैंने झुककर आज का अखबार उठा लिया। उसने मिलन की फोटो छपी हुई थी। लिखा था, सड़क दुर्घटना में हुई डॉक्टर की मौत। तो क्या दोस्त 2 दिन पहले मर चुका था? क्या मैं 2 दिन उसकी आत्मा के साथ रहा? क्या सुबह मुझसे मिलने मिलन की आत्मा आई थी? पुलिस वाले ने मुझे खींच लिया और मैं विक्षिप्त इन्हीं सवालों में उलझा हुआ चीखता रहा। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।